हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं और पादप में परिवहन। परिवहन आप लोग जानते हैं। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जंतुओं में और पादपों में, पादप मतलब पौधों में किस तरह के परिवहन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ब्लड कैसे पूरे शरीर में घूमता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पता है आपको, भोजन चाहिए, जल चाहिए और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए पढ़ते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जंतुओं की कोशिका पोषण, परिवहन और उत्सर्जन में भूमिका निभाती है। जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं। ठीक है, तो किसमें ये भूमिका निभाती हैं? पोषण में, परिवहन में और उत्सर्जन में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। परिसंचरण आप लोग जानते हैं, 7th क्लास में पढ़ा होगा, ये 7th की बुक ही है, जिसमें हमारे शरीर में सारी तरफ आप लोगों ने देखा होगा नस के रूप में सिराएं और धमनियाँ फैली रहती हैं। इन्हीं के द्वारा पूरे बॉडी में क्या होता है? रक्त का परिसंचरण किया जाता है। तो ये कौन कौन मिलके करता है? एक तो हृदय होता है और दूसरा होती हैं रक्त वाहिनियाँ लिखा हुआ है, सॉरी, रक्त वाहिनियाँ वही होती है धमनी और शिराएं। ये हृदय होता है। हृदय का क्या काम होता है? ये पंप करता रहता है ना, ये रक्त को का काम कर नहीं करता है, शुद्ध करने का काम नहीं करता है, ये पंप करने का काम करता है कि कहीं पे भी रक्त एक जगह जमा ना हो जाए। इसलिए ये लगातार पंप करता रहता है और पूरे शरीर में क्या होता है? रक्त का संचरण बना रहता है। तो कौन कौन करता है? हृदय और उसकी रक्त वाहिनियाँ। आगे है रक्त। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। बहुत गलतियाँ हो रही हैं आज पढ़ने में। चलिए, रक्त क्या है? रक्त तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। प्लाज्मा क्या है? देखिए, प्लाज्मा, रक्त जो है वो प्लाज्मा से ही मिलकर बना है। लिखा है रक्त एक तरल से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं होती हैं, चौथी होती है एक प्लाज्मा। ठोस जानते हैं आप, जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, द्रव और गैस जो गैसियस फॉर्म में होता है। इसके अलावा एक और चौथी फॉर्म होती है, वो होती है प्लाज्मा, और उससे मिलकर क्या बना होता है? हमारा रक्त बना होता है। ठीक है, लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। ये लाल रक्त कोशिका होती है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी में, जिसमें एक लाल वर्णक होता है, मतलब ये रेड कलर का होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ये याद रखिएगा। वैसे आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये रोग प्रतिरोधक का काम करती हैं। हमारे ब्लड में घुल के ये रोग प्रतिरोधक का मतलब जो भी बीमारियां आती हैं या जो भी वायरस हमारे ब्लड में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले लड़ने का काम कौन करता है? ये वाइट ब्लड सेल्स ही करती हैं। ठीक है, आगे है प्लेटलेट्स। 3 चीज़ें होती हैं रक्त में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब वही रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स ये क्या काम करती हैं? देखो, ये रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो कुछ दिन बाद आप देखते होंगे कि उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है, और वो परत भी किसकी होती है? ब्लड की ही होती है। और धीरे धीरे नीचे की त्वचा हील हो जाती है, सही हो जाती है, और ऊपर की आप
वो जो परत जमती है आप उसे निकाल देते हैं। तो वो थक्का वो किससे जमता है? वो प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। ये रक्त को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। इसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन होता है इनमें, उसी वजह से हो जाता है। आगे लिखा है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ आप जानते हैं, जो आपकी नसें हैं, दिखती होंगी ग्रीन कलर की और पर्पल कलर की, आपके हाथों में कहीं ना कहीं देखिए दिख जाएगी, गर्दन में दिखती है, ठीक है, ये वही है जो रक्त को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियाँ। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। चलिए, रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा। बताया था ना, दो तरह की होती हैं, धमनियाँ और शिराएँ होती हैं। ये धमनी और शिरा आपने पढ़ा होगा जब आपने हार्ट पढ़ा होगा, हृदय के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। हृदय जब पढ़ा होगा तो उसमें दो प्रकार की आती हैं, एक प्रकार की धमनियाँ और एक शिराएँ होती हैं। धमनियाँ क्या होती हैं? बहुत अच्छे से याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। लिखा है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। जो हृदय में दो चैम्बर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, निलय और आलिंद। आलिंद और निलय होते हैं, ठीक है, दो आलिंद दो निलय। उसमें से एक तरफ होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, जो ब्लड प्योर होता है, और जो ब्लड में CO2 वगैरह मिली होती हैं, अशुद्धियाँ मिली होता है, वो प्योर नहीं होता है। तो जो धमनियाँ हैं वो क्या काम करती हैं? शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। शुद्ध रक्त मतलब जिनमें क्या मिला हो? ऑक्सीजन मिली हुई होती है। तो धमनियाँ क्या ले जाती हैं? ये हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, ठीक है। जबकि शिराएँ क्या काम करती हैं? ये रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं। ये भी देख लीजिए, ये वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस लाके कहाँ ले आती हैं? हृदय में ले आती हैं। अब देखिए, यही कन्फ्यूज़न होती है। अब लोग सोचते हैं कि धमनियाँ क्या लिए जा रही हैं? ऑक्सीजन रिच जो है हमारा ब्लड, उसको लेके जा रही हैं, और शिराएँ क्या कर रही हैं? ये CO2 वाला लेके आ रही हैं। तो क्या हृदय में ही ये सारा फ़िल्टर होता है, इसको शुद्ध किया जाता है? नहीं, हृदय में शुद्ध नहीं किया जाता है। हृदय सिर्फ पंप का काम करता है। और जो रक्त होता है वो दो तरह से शुद्ध होता है। जब आप बात करते हैं, अगर रक्त से अगर अलग करना है किसको? यूरिया को, अतिरिक्त नमक को, और भी कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको अलग करता है, वो हमारा काम करता है किडनी। किडनी का काम होता है ये सारा चीज़ अलग करने का, ठीक है। और अगर बात करी जाए कि CO2 और O2 ऑक्सीजन, ये कहाँ से अलग होती हैं? तो ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये प्योर करने का काम करती हैं रक्त में। फेफड़े क्या करते हैं? जो हमारा ब्लड होता है उसमें से O2 डालती हैं, मतलब O2 उसमें से मिक्स करती हैं और CO2 को उससे अलग करती हैं, ठीक है। तो जब ये आता है हमारे हृदय में, तो हृदय सिर्फ पंप का कार्य करता है कि सारी जितना भी रक्त के कण हैं ये कहाँ तक पहुँच सके, बाकी हमारी बॉडी तक पहुँच सके। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि हृदय ही इसको सही करता है, उसको प्योर करता है। नहीं, दो चीज़ें, एक किडनी और एक फेफड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा हो गया, रक्त हो गया, हीमोग्लोबिन, अच्छा ये भी हो गया था। रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, ये पढ़ लिया, शिराएँ पढ़ लिया। देखिए फिर से एक बार बोल देते हैं, धमनियाँ क्या होती हैं? ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। शिराएँ क्या होती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय में ले आती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं नाड़ी स्पंद। नाड़ी स्पंद मतलब क्या होता है? चलिए पढ़ लेते हैं, इसी में लिखा है हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी या नब्ज कहते हैं। आपने देखा होगा वैद्य लोग क्या करते हैं, हाथों में ऐसे टच करते हुए नाड़ी का पता करते हैं ना, कि हृदय कितनी तेजी से धड़क रहा है, ठीक है। स्पंदन मतलब धड़कना ही होता है। जब हृदय में हलचल होगी, वो धड़केगा, तो ये सारी जितनी भी हमारी शिराएँ हैं और जितनी भी धमनियाँ हैं, उन सब में भी वो चीज़ पता चलती है। तो यही है नाड़ी स्पंदन। हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी या नब्ज कहते हैं। आगे लिखा है स्पंदन दर। स्पंदन मतलब होता है धड़कना, अभी बताया। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। स्वस्थ वयस्क
व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 यानी 72 से 80 स्पंद प्रति मिनट होती है। आपने पढ़ा होगा कि हृदय कितने बार धड़कता है, कितना, 72 से 80 प्रति मिनट होती है। ठीक है, 75 बार आपने ऐसे नॉर्मली सुना होगा, एवरेज होता है वो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हृदय। चलिए हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय क्या है? जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ये किसका काम करता है? पंप का कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। अगर ये धड़कना बंद कर दे, सोचो अगर ये धड़कना बंद कर दे तो जो जिस भी होती है ना, अपनी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वहाँ पे जो रक्त है वो वहीं पे पड़ा रहेगा, आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। जब ये पंप करता रहता है तब वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, ऐसे पूरे में वो संचरण बना रहता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष ये देखिए, थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे देखा है ना, ऐसे करके कुछ हृदय होता है, नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे शिराएँ होती हैं इस तरह से, ये और ऐसे। यहाँ जो 2 ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं आलिंद, और जो नीचे के होते हैं ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निलय। बहुत गंदी ड्राइंग बनी है, आप लोग फिगर देख लीजिएगा, उस पे बना होगा। ऊपर 2 कक्ष उसको क्या बोलेंगे? आलिंद बोलते हैं, और नीचे के 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन, ठीक, इनके बीच में जो दीवार बनती है वो क्या करती है? ये दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध को परस्पर मिलने नहीं देती हैं, मिक्स नहीं होती हैं। जो बीच में दीवार बनती है ना, इस तरह से, एक सेकंड देखते हैं, शायद बन जाए। ऐसे जब होता है ऊपर इस तरह का बनता है, और ये यहाँ पे ऐसे वॉल्व लगे होते हैं, यहाँ भी। ये क्या करते हैं, जब यहाँ से लेके आती है ना सिराएं और धमनियाँ रक्त, तो इन दोनों को क्या करते हैं? मिक्स नहीं होने देते हैं। आप कहीं देख लीजिएगा, फिगर उस पर दिख जाएगा अच्छे से। स्टेथोस्कोप, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने की थी 1578 से 1657 में। ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है? चलिए उत्सर्जन पढ़ते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। देखो आज पढ़ने में बहुत गलतियां हो रही हैं, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, पढ़िए। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? अभी आपको बताया था, यूरिया वगैरह निकल जाता है तो उससे यूरिन बनता है। ठीक, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जो किडनी है ना, ये किडनी क्या काम करती है? रक्त को छानने का ही काम करती हैं। ठीक है, रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था गुर्दे में, वही किडनी आ गई, उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर दिया जाता है। जो जो हमारे उपयोगी होता है रक्त के लिए, उनको वापस से अवशोषित कर लिया जाता है, और बाकी जो वेस्टेज है वो क्या होता है? वो जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं। जो वेस्टेज होता है वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, लिखा है। चलिए इसका कोई इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, पर हम पढ़ देते हैं। मूत्र मार्ग क्या होता है? मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र रंजित से मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये पढ़ लीजिए। चलिए, वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, और यूरिन में कितना होता है? 95% जल होता है, और 2.5% क्या होती है? यूरिया होती है, और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। बाकी उससे निकल जाता है, कुछ जो बचता है वो किसके रूप में निकल जाता है? यूरिया और लवण पसीने के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये काम पक्षी, कीट और छिपकली में कैसे होते हैं? पक्षी, कीट और छिपकली में अर्ध घन सॉलिड लिखना चाहिए था, इसको ठोस लिखना चाहिए, अर्ध ठोस। अर्ध ठोस समझते हैं ना, सेमी सॉलिड, जो पूरी तरह से सॉलिड भी ना हो,
पूरी तरह से लिक्विड भी ना हो, ठीक है, रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन कैसे करते हैं? सेमी सॉलिड के रूप में। कौन? पक्षी, कीट और छिपकली। आगे बढ़ते हैं, लिखा है पादपों में पदार्थों का परिवहन। अच्छा, अभी ये बात हो रही थी मनुष्यों की, जंतुओं की, अब बात हो रही है पादपों की। पादप मतलब वृक्षों की, ठीक है। पादप मूलों, मूल मतलब जड़, ठीक है। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। जो जड़ें होती हैं वो जल का और पोषक तत्वों का मृदा से अवशोषण करती हैं। उनको मिट्टी से ही सब कुछ मिलता है। जल और खनिजों का परिवहन, पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। जड़ों को मतलब जल को, खनिजों को और भी कई सारी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब कहाँ से अवशोषित होती हैं? नीचे से, मिट्टी से, ठीक है। मूलों में मूल रोम होते हैं। आपने एक देखा होगा, एक मूल रोम होती है, बड़ी सी जड़ होती है और उसमें कई सारी जड़ें होती हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी वाली जड़ होती है उसी को क्या बोलते हैं? मूल, मूल रोम बोलते हैं। ऊतक किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। आपने पढ़ा है सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका होता है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ठीक है। जाइलम, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम, यही दो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक करता है, ठीक है। जाइलम से याद रखिए जल, जाइलम मतलब जल। जाइलम क्या करता है? ये जो जितने भी पोषक तत्व हैं या पानी है, जल को भी पौधे के सारे भागों तक ले जाता है। कौन ले जाता है? कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जाइलम। अच्छा, फ्लोएम, फ्लोएम लिखा है, इसको हम एफ से फूड भी याद कर सकते हैं। फ्लोएम मतलब फूड, जाइलम मतलब जल, ठीक है। फ्लोएम, ये भोजन को पादप के सभी भागों में संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। जो भोजन बनाता है, पौधे पौधे भोजन बनाते हैं ना, तो वही जो भोजन बनता है उसको क्या करते हैं? ये क्लोरोफिल के द्वारा जब वो बनाते हैं तो फ्लोएम लेके जाता है। इसके सभी भागों में संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। ये कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। जाइलम क्या ले जाता है? जल ले जाता है और फ्लोएम भोजन ले जाता है। एफ से फूड याद रखिएगा। चलिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन आप जानते हैं, जो पानी होता है, जल होता है, उसका वाष्प बनकर ऊपर निकल जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ये देखिए 7th क्लास का है, इसके क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन इसमें कराते हैं ना तो ब्लर आ जाता है। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में बहुत छोटा छोटा आया था, तो शॉर्ट्स के रूप में बना के डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे का पढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पादप में जनन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। लिखा है पादप कैसे जनन करते हैं, और पादप में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ, अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियाँ होती हैं। मूल मतलब जड़, ठीक है। जड़, तना और क्या होती हैं? पत्तियाँ होती हैं। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में, पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। पादप बिना बीजों के ही पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं। इस विधि को क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। इसमें पादप के मूल, तने और पत्ती, कली के कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा कलम लगा देते हैं तब भी नया पौधा निकल जाता है, ठीक है। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां लगाने से भी निकल आता है, ठीक है। वही बोला है इसने। लैंगिक जनन, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अगर बीजों से प्राप्त कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा? लैंगिक जनन में आ जाएगा। अब देखते हैं किस में कैसे होता है। गुलाब में कैसे होता है? तने की कलम से जनन। अगर हम गुलाब की तने को काट के, यानी उसकी एक लकड़ी काट लें और उसका कलम बना के गाड़ दे ज़मीन में, तो क्या होता है? एक नया पौधा निकल आता है। वही लिखा है, तने की कलम से जनन हो जाता है गुलाब में। आलू में क्या होता है? आँख से अंकुरित होता पादप। आलू की आँख, आँख समझते हैं, वो जो आलू देखा होगा उसमें बीच बीच में आलू को उगते हुए देखा है, घर पे रखे रहते हैं तो थोड़ा वाइट वाइट निकल आता है, तो जिस जगह से निकलता है उसी को उसकी आँख बोलते हैं, ठीक है। आई, इंग्लिश में आई से निकलता है उसमें।
उससे क्या होता है, अंकुरित होता है। जैसे आपने देखा होगा प्याज उग जाता है, घर पे रखा रहता है, लहसुन उग जाता है, ऐसे आलू भी उग जाता है ना। आगे है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म क्या होता, ब्रायोफिल्म में से किस तरह से होते हैं, पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं। कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिनकी किनारे किनारे पर और जड़ें निकलेंगी और एक और उसी में से पौधा निकलने लगता है, एक और पत्ती निकलने लगती है, शायद आप लोगों ने देखा हो। ठीक। कैक्टस, ये मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। कैक्टस, जैसे कैक्टस में, कैक्टस तो देखे हैं ना लगे हुए, इसमें क्या होता है, जो मुख्य पादप से छोटा सा पहले एक निकलेगा, मुकुलन की तरीके छोटा सा निकलेगा और फिर अलग हो जाएगा और नए पादप को जन्म देता है। मुकुलन, मुकुलन आपने पढ़ा है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब मुकुल या कली कहलाता है और ये भी क्या होता है, अलग हो जाता है, फिर उससे एक और निकलता है, वो भी अलग हो जाता है। इस तरह से कई सारे पौधे निकलते हैं। यीस्ट क्या होता है, यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। जनन कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगता है। बहुत जल्दी जल्दी ये जनन करता है, बहुत जल्दी। जैसे कि यीस्ट को किस में डाला जाता है, जब भी ये जलेबी बनाने में जो मैदे का यूज़ करा जाता है उसमें क्या डाल देते हैं लोग, यीस्ट डाल देते हैं, तभी तो मैदे में इतनी जल्दी वो फूल जाता है ना। कई सारे यीस्ट में परिवर्तित हो जाता है, वो जल्दी जल्दी जनन करता है, उसको फर्मेंट कर देता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, फिर उसी की जलेबी बनाई जाती है। याद रखिएगा। एक लिंगी पुष्प, नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। एक ही होते हैं, गलत लिखा हुआ है इसमें, एक लिंग, अच्छा अथवा लिखा हुआ है, सही लिखा है, या तो इसमें नर जनन अंग होगा या मादा जनन अंग होगा। द्विलिंगी पुष्प, नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। ठीक है। शैवाल क्या है, जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। अगर जल है और उसमें शैवाल जानते हैं ना, जो तालाबों के किनारे मिलते हैं, ठीक है, तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं, तेजी से बढ़ते जाते हैं अमीबा की तरीके और बहुत जल्दी जल्दी गुणन करते हैं, यानी इनकी वृद्धि होती जाती है। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। चलिए बैक्टीरिया आते हैं, बीजाणु। वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। बीजाणु कैसे होते हैं, अलैंगिक जनन ही करते हैं। अच्छा बीजाणु था, बैक्टीरिया नहीं है, सॉरी। बीजाणु कैसे जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन नए पादप जीवों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन ये क्या है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। ऊपर पढ़ा था, बीजों से अगर प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन, और उसी के तने से या पत्तियों से या कैसे भी हो रहा है तो उसको अलैंगिक जनन बोलेंगे। पुंकेसर, पुंकेसर नर जनन अंग है। अगर नर जनन अंग है तो उसको क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। मादा जनन अंग है तो स्त्री केसर बोलेंगे। ठीक है। एक लिंगी पुष्प, सेम जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प नर अथवा मादा जनन अंग होंगे और द्विलिंगी में दोनों ही होंगे। परागकण क्या होता है, पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। देखो मैंने फिर गलत पढ़ा, परागण लिखा था, परागकण पढ़ रहे हैं। पराग कोश होते हैं जिसमें से मधुमक्खी आके क्या ले जाती है, पराग चुरा के ले जाती है और तितलियां भी ले जाती हैं। तो पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिका, ये आपने गुड़हल का एक फिगर देखा होगा जिस पे लिखा रहता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, पराग, परागकण, बाह्यदल पुंज, ये सब देखा है ना। देखो बता देते हैं, वर्तिकाग्र का स्थानांतरण परागण परागण कहलाता है। फिगर ही होगा तभी बता पाएंगे। चलिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी न किसी बुक में आपको मिल जाएगा ये चीज़। ठीक है। परागण क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। नर तथा मादा युग्मकों द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। निषेचन, ये भी पढ़ा है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। फल और बीज का विकास कैसे होता है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। ठीक है। बीज प्रकीर्णन, बीजकों का प्रकीर्णन क्या होता है, बीज विभिन्न स्थानों पर उगे हुए होते हैं, ये बीज प्रकीर्णन के कारण होता है।
देखो बीज प्रकीर्णन क्या होता है, कई सारे बीज होते हैं ना, बीज विभिन्न स्थानों पर, जैसे कि किसी फूल में बीज आए और फिर वो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा कई जगह उड़ के चले जाते हैं, ठीक है, प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है उड़ के चले जाना इधर उधर, ठीक है, तब फिर ये क्या हो जाता है, ये विभिन्न स्थानों पर उग जाते हैं जाके। इसी को क्या बोलते हैं, बीज प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक एक लाइन पढ़ना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस करना, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन हम करा देते पर बहुत ब्लर आ रहा था, तो हम इसका शॉर्ट्स बना के देंगे आप लोगों को। वो क्वेश्चन ज़रूर करना, चाहे भले इसको 2x करके पढ़ लेना, ये सिर्फ पढ़ने वाला है। 2x स्पीड लगाना, स्पीड बढ़ा लेना, इसको पढ़ लेना, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ज़रूर करना, ठीक है। कितना हो गया, 25 मिनट का हो गया। एक और चैप्टर करा देते हैं, फिर तीनों के क्वेश्चन डाल देंगे, तीनों के क्वेश्चन करिएगा। चलिए, गति एवं समय, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं क्योंकि 7th क्लास का है, तो बहुत ही ज़रा सा दिया हुआ है सब कुछ। आप इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इसकी स्पीड बढ़ा के ही देखिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन देंगे उस पे थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन उसको अच्छे से करिएगा। इसको आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा लीजिए, फिर देखिए, ठीक है। चलिए, लिखा है गति, पता है आपको। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति। जैसे 1 मिनट पहले यहाँ था और 1 मिनट बाद थोड़ी दूर पहुँच गया, तो किसके को द्वारा पहुँचा होगा, गति हुई होगी उस पर, है ना। इसी के परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की गति, इसका उदाहरण है, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। गतियों के कई और उदाहरण दिए हुए हैं, वर्तुल गति, आवर्ती गति और घूर्णन गति, ठीक है। चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल से हमें पता चलता है कि कौन तेज चल रहा है। चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, सब आपको पता है। समय की माप, बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। सूर्योदय, जैसे सूर्योदय कितने दिन बाद होता है, 1 दिन बाद। 1 दिन बाद अगर कोई चीज़ हो रही है तो सूर्योदय हो जाएगा। 1 महीने में अमावस्या कितने महीने में आती, 1 महीने में। 15-15 दिन में और कुछ भी आता है, ठीक है। 1 महीने बाद, एक अमावस्या के बाद जब दूसरी अमावस्या आएगी तब तक कितना समय हो जाएगा, 1 महीने का। पृथ्वी की परिक्रमा कितने साल में होती है, 365 दिन, ठीक है, 1 वर्ष में हो जाता है। घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। घड़ियों में किस गति का उपयोग किया जाता है, घड़ियों में आवर्ती गति का प्रयोग किया जाता है। चलिए, सरल लोलक क्या होता है, किसी चीज़ को ऐसे हम बांध के लटका दें एक गोले को, और उसमें जो पहले इधर आता है फिर इधर जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, सरल लोलक बोलते हैं। चलिए, जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, वो किसका कार्य करता है, लोलक का ही काम करता है। एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हो, मजबूत आधार से बांध दिया जाए एक सिरे को, और दूसरे सिरे में क्या कर दिया जाए, एक बिंदु द्रव्यमान को, मतलब किसी भी टुकड़े को लटका दिया जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलेंगे, सरल लोलक बोलते हैं। जैसे कि आप एक धागा लीजिए, उसमें नीचे कोई पत्थर बांध दीजिए और उसको ऐसे लटका लीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, एक सरल लोलक बन जाएगा, ठीक है। लोलक क्या होता है, किसी खूंटी से लटके ऐसे भार को लोलक कहते हैं। यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करते हैं तो उसे कौन सी गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। अब आपको पता है दोलन गति, ठीक है। आवर्तकाल, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। यानी एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। चलिए देखते हैं प्राचीन काल में कैसे समय नापते थे। संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता था, जैसे धूप घड़ी। धूप घड़ी देखी है, लैब में रखी दिखाएंगे। रेत घड़ी, रेत घड़ी तो देखी होगी। किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है, दिखाते हैं। ऐसे बनी हुई होती है, डमरू की तरीके, है ना। इसमें रेत भरी होती है और धीरे धीरे रेत नीचे आती है, फिर उसको उलट के रख दिया जाता है, फिर 1 घंटा हो जाता है, इस तरह का। रेत घड़ी देखी होगी। फिर है जल घड़ी, जल घड़ी भी होती है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। जंतर मंतर, नई दिल्ली में धूप घड़ी है। नई दिल्ली में एक जगह है जंतर मंतर, जहाँ प्रोटेस्ट होते रहते हैं, वहाँ पे क्या बनाई गई है, एक धूप घड़ी बनाई गई है और बहुत बड़ी बनी है वो। धूप घड़ी कुछ इस तरह की होती है, दिखा देते हैं
ऐसे बना होता है और उसके ऊपर बीच में ऐसे कुछ पट्टी टाइप की रखी होती है। जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसकी छाया ऐसे ऐसे बनती रहती है, तो पता चलता रहता है कि कितना टाइम हो गया है। ठीक है, इस तरह की कुछ होती है। चाल का मापना। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मीटर के कोने पे लिखा रहता है किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। पाथ मापी। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। दूरी और समय। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में कुल लगे समय के अनुपात को उस पिंड की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। चाल क्या है? कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है। किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है? किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गए तो पता चल गया ना कितनी दूरी तय करी। दूरी का सूत्र चाल बटे चाल गुणे समय। समय क्या होता है? यातायात के साधन द्वारा इकाई चाल में चली गई दूरी इसके समय को निर्धारित करती है। समय बराबर दूरी बटे चाल। चलो छोड़ो। वस्तुओं की गति को उनको दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। छोड़ो, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लिया, ये सब इतना कुछ था नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चंस अभी हम क्वेश्चन डालेंगे, वो देखिएगा। ठीक है। इसके बाद एक और टाइप का वो है जिस पे एनसीईआरटी करा रहे थे, उसका भी वीडियो बनाएंगे, वो देख लीजिएगा। इसको देखिए पहले। चलिए यहाँ से क्लास ख़त्म करते हैं। 3 चैप्टर आपके हो गए। ये 7th क्लास का है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर 8th क्लास का करा देंगे। फिर उसके बाद बाकी और भी कई सारे क्वेश्चंस कराने हैं, तो पहले जल्दी जल्दी इनको ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास ख़त्म करते हैं।